हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो ये अपनी जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है, लास्ट वीडियोस में हमने लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर था उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। और 10 क्वेश्चन जो है उनमें हमने उनकी डिटेल कंप्लीट बात कर ली है। तो आपके जो टॉपिक्स हैं छोटे मोटे वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे। अब लाइफ प्रोसेस क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर में भी काम आएंगी और अभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से आपसे पूछी जाती हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ 4-5, उन्हीं की हम बात कर लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पे ये जो पहला आज का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कुछ प्लांट्स के बारे में लिख रखा है, मैंने पीछे टॉपिक भी डाला हुआ है पादप श्वसन, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होने वाला है। तो पहला जो कथन है इसके अंदर वो है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विशरण द्वारा होता है। पहला कथन ये है, तो ये बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको बताऊंगा विसरण कौन सी विधि है, उसकी भी मैं आपसे बात करूंगा। और दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः इनसे दिन में कोई CO2 नहीं निकलती है। तो इन दोनों की मैं आपसे बात कर लेता हूँ। यानी अगर बात करें इसमें मेन तो वो श्वसन की बात हो रखी है, तो पहले हम इसकी बात कर लेंगे। फिर इस क्वेश्चन में एक तो आपको विसरण के बारे में बताना है, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की भी हम बात करेंगे। तो पादपों में श्वसन की मैं आपसे बात करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो श्वसन है, कोई भी वो जीव हो या कोई भी जो सजीव है, वो चाहे पादप हो या प्लांट हो या फिर एनिमल मतलब जंतु हो, दोनों के अंदर श्वसन की प्रक्रिया लगभग सेम होती है। यानी श्वसन में क्या होता है, दोनों के दोनों ही जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी ऑक्सीजन को लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को छोड़ते हैं। तो ये श्वसन की प्रक्रिया में होता है। लेकिन पौधों की अगर हम बात करें तो दिन के समय में क्या होता है, श्वसन तो जो जितने भी सजीव है 24 घंटे उनका चालू रहता है, रेस्पायरेशन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि ऊर्जा के लिए ये आवश्यक है। हमारे शरीर में ऊर्जा इसी के द्वारा बनती है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है श्वसन होना, रेस्पिरेशन होना। लेकिन पौधों में क्या होता है कि श्वसन के साथ साथ जब श्वसन से CO2 बनती है तो वो श्वसन से बनने वाली CO2 को बाहर नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि दिन के समय में प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, और उस प्रकाश की क्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में ही ये क्रिया होती है। प्रकाश से मेरा मतलब सूर्य का प्रकाश है, ना कि नॉर्मल आर्टिफिशियल कृत्रिम जो लाइट है, विद्युत है, वो नहीं है। तो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उसी के साथ साथ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो क्या होता है कि वो जो CO2 श्वसन में उन्होंने छोड़ी है दिन के समय में, उसी को वो काम में ले लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाने के रूप में। भोजन के रूप में वो, मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाते हैं, और उस ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर स्टार्च बनाती है, और वो जो स्टार्च या मंड जो है उसको वो अपने शरीर में स्टोर करते हैं भोजन के रूप में। ये आपने मैंने लास्ट वीडियो में बात की, तो अब हम इसको एक बार लिख भी लेते हैं। पादपों में भी श्वसन वैसे ही होता है जिस प्रकार से जो है जंतुओं में होता है। तो दोनों ही सजीव है। श्वसन की मैं आपसे बात करूँ तो क्या होता है कि ऊर्जा के लिए ये श्वसन होता है। अब इसमें विसरण के द्वारा क्या होता है, CO2 और O2 जो है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मतलब O2 मतलब ऑक्सीजन के जो अणु हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका आदान प्रदान जो है किस प्रक्रिया से होता है, विसरण। और विसरण को ही इंग्लिश में डिफ्यूजन बोला जाता है, ठीक है। विसरण की जो क्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि किसी प्रकार का माध्यम की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। एक और विसरण की तरह एक और क्रिया है, उसमें क्या होता है कि एक बीच में माध्यम होता है, इसे हम बोलते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और उसे कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। तो मुझे हिंदी में उसका नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, इंग्लिश में उसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि उसमें जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है SPM के थ्रू, लेकिन उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी हम विसरण की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि कोई भी अणु हो, या फिर हम लिख लेते हैं कोई भी अणु या परमाणु आप उपयोग ले सकते हैं, या फिर पदार्थ जो अपनी ज़्यादा सांद्रता से कम की तरफ जाता है,
ठीक है। क्या होता है कि कोई भी जो अणु है, परमाणु है, जैसे ये अणु है, ठीक है, इसी प्रकार अगर सिंगल एटम होता, मतलब परमाणु से हम कर सकते हैं, किसी प्रकार का पदार्थ हो सकता है, किसी प्रकार की गैस हो सकती है, CO2 और ऑक्सीजन एक प्रकार की गैस ऐसी हैं, वो अपनी ज़्यादा सांद्रता, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि सपोज दैट ये दो कंटेनर है, दो बीकर हैं या दो खाली डिब्बे हैं, इनको बीच में से हमने एक पाइप से कनेक्ट किया हुआ है, दोनों बराबर है। यहाँ पे भी 5 ml सपोज दैट कि CO2 आ सकती है और यहाँ पर भी 5 ml CO2 हम भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अगर CO2 2 ml है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे ज़्यादा सांद्रता है CO2 की। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है, वो इस पाइप से इस साइड मतलब गमन करेगी या ट्रांसफर होगी, और वो ट्रांसफर तब तक होती रहेगी जब तक ये दोनों की जो मात्रा है वो बराबर नहीं हो जाती। जैसे अगर यहाँ पे भी 2.5 और यहाँ पे भी जो है, जब ये 2.5 हो जाएगी तब तक ये ट्रांसपोर्ट इधर से इधर होती रहेगी। सॉरी, ये दोनों मिला के कितने होते हैं टोटल 7, यानी 3.5 जब तक ये नहीं हो जाती तब तक दोनों तरफ बैलेंस नहीं हो जाती, 3.5 ml और 3.5 ml, तब तक ये इसका विसरण यहाँ पे होता रहेगा। तो इस क्रिया को विसरण कहते हैं। बीच में किसी प्रकार का यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो यही यहाँ पे भी क्या होता है कि पत्तियों द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्तियों में स्टोमेटा यानी रंध्र उपस्थित होते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है और ये क्रिया पॉसिबल हो पाती है। तो ये आपको समझ आया होगा। और फोटोसिंथेसिस मैंने अभी दूसरा कथन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कथन इस क्वेश्चन में सही है। तो मैं आपको बताऊं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ये जो CO2 रेस्पिरेशन में निकली है, ठीक है, मैं एक बार रिएक्शन बता देता हूँ रेस्पिरेशन की। यहाँ पे कि C6H12O6 ये है ग्लूकोज, ठीक है, और जब 6 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O, ये बनता है, ठीक है। अब प्रकाशन तो इसी के साथ यहाँ पे जो ATP निकलता है, ATP मतलब क्रिया की इकाई है, सॉरी ऊर्जा की इकाई है। अपने शरीर के लिए जो है ऊर्जा इसी से मिलती है। अब ये जो CO2 है ये क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस की अगर दिन में क्रिया हो रही है, जैसा दूसरे कथन में कहा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 6CO2 प्लस 6H2O मिलकर सूर्य के प्रकाश के अंदर क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर उपस्थित होता है। वहाँ पे क्या होता है कि C6H12O6 इसको बोलते हैं ग्लूकोज, इसका निर्माण होता है, प्लस 6 ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाती है और हवा में यानी वातावरण में छोड़ दी जाती है। तो यहाँ पे ये तो अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया आप दिखाई दे रही होगी आपको, ये तो रेस्पिरेशन की हो गई, ये तो हो गई रेस्पिरेशन मतलब श्वसन की। और ये जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है ये फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यह है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें बात की गई यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में 2 कथन आपको देखने को मिलेंगे। और कथन जो ए है, ठीक है, वो एक नॉर्मल कथन है और उसी का रीज़न नीचे दिया हुआ है, सेकंड में कारण उसका बताया हुआ है। हमको बताना है कि दोनों सही है या दोनों गलत है, या फिर एक सही है या फिर एक गलत है। यही सारी चीज़ें हमको बतानी है। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। इसका मतलब है कि मजबूत होती है। जो जलीय जीव होते हैं जैसे कि मछली वगैरह हो गए, मछली जो है हमेशा जल के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं आती, तो उनका जो श्वसन दर है वो ज़्यादा होती है स्थलीय जीवों से, या फिर श्वसन शक्ति जो है वो मजबूत होती है, यह भी हम कर सकते हैं। तो श्वसन दर बिल्कुल उनकी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और मछलियाँ जो है अपने गिल्स या गलफड़ों से, जिसको हम बोलते हैं, उनसे ऑक्सीजन लेती है, तो ज़्यादा उस श्वसन दर उसकी होती है। अब यहाँ पे इसका कारण दिया हुआ है, हमको बताना है वो सही है कि गलत है। जल में विलीय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। तो ये जो इसका रीजन है ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, जिसमें कहा गया है ए और आर दोनों, यानी जो बात कही गई है, जो सेंटेंस है और उसका जो कारण यानी आर जो रीजन बताया हुआ है, दोनों सही हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा, ये बिल्कुल सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम चलते हैं 13 पे, जिसमें कहा गया है अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया समान है। हमको बताना है अवायवीय और वायवीय जो प्रक्रिया है, श्वसन जो है
मैं दोनों को भी आपके सामने एक्सप्लेन भी करूँगा। एरोबिक और एनारोबिक इसको हम बोलते हैं। दोनों ही प्रक्रियाओं में कौन सी प्रक्रिया समान है हमको बताना है। पहली जो ए ऑप्शन है, पाइरूवेट का इथेनॉल और ग्लूकोज में विखंडन, तो भी आपको समझ आएगा जब मैं यहाँ पे बताऊंगा दोनों के अंदर अंतर क्या है। बी है ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन। तीसरा है पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन, और पाइरूवेट का जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। वो क्यों होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, इस अभिक्रिया भी आपको बताऊंगा। पहले चलिए हम पहले देख लेते हैं अवायवीय और वायवीय श्वसन क्या होता है। तो अगर हम बात करें पहले अवायवीय श्वसन की, ठीक है, इसी को बोल सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन, आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि एयर की उपस्थिति में, यानी वायु की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति यहाँ पे होगी। अब वायु की अनुपस्थिति है मतलब ऑक्सीजन भी यहाँ पे उपस्थित नहीं होगी। अब जब ऑक्सीजन भी यहाँ पे अनुपस्थित है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस प्रकार श्वसन होगा। जैसे कि अगर हम बात करें ग्लूकोज की, नॉर्मल ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ओटीपी यहाँ से निकलेगा प्लस 6CO2 प्लस H2O निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज है ये किस प्रकार टूटता है। और जनरली ये देखा जाता है कि इनके अंदर बैक्टीरिया जो है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिनके अंदर ये देखा जाता है। तो अवायवीय श्वसन किस प्रकार से होता है उनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बनता है, एक तो यहाँ पे बन जाएगा तो लैक्टिक एसिड, या फिर यहाँ पे इथेनॉल। इथेनॉल मतलब होता है CH3CH2OH, ये इथेनॉल होता है, तो ये बन जाता है। और मैं आपको बताऊं, आप चाहे तो इसको एक बार नोट कर सकते हैं, इथेनॉल प्लस ये CO2 भी यहाँ पे बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इससे पहले एक प्रक्रिया होती है जो बाकी रह चुकी है, मैं इसको एक बार यहाँ पे मिटा देता हूँ और उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो ग्लूकोज है इसका पहले विखंडन, ये 6 कार्बन वाला है, तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला पाइरूवेट, इंग्लिश में मैं इसको लिख देता हूँ, पाइरूवेट बन जाता है, ठीक है, जो कि 3 कार्बन का होता है। और फिर इसी का जो है आगे विखंडन होकर इथेनॉल और CO2 बनते हैं। अब क्या होता है कि ये अवायवीय श्वसन है, इसके अंदर भी क्योंकि ऑक्सीजन अनुपस्थित थी तो ये बन गया। उसी प्रकार दूसरा हम अगर बात करें वायवीय श्वसन की, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करें अगर, तो इसमें क्या होता है कि जैसे C6H12O6 है, ग्लूकोज है, प्लस 6O2 की उपस्थिति में टूटता है। तो पहले यहाँ पे वही होता है, क्या होता है कि पहले तो यहाँ पे जो है 3 कार्बन वाला पाइरूवेट ही बनता है, ठीक है, 3 कार्बन वाला पाइरूवेट बनता है। और फिर यही जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बना लेता है, 6 ऑक्सीजन के जो अणु इसके साथ अटैच होते हैं, तो ये क्या बना लेता है, यहाँ पे 6CO2 प्लस 6H2O यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये 6CO2 और H2O यहाँ पे किस केस में होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, यानी वायवीय श्वसन होता है। लेकिन अगर बात करें अवायवीय श्वसन में, तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला पाइरूवेट, तो यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न में कि दोनों में कौन सी अवस्था समान होती है। तो पहली जो अवस्था है पाइरूवेट, 3 कार्बन वाला पाइरूवेट जो बनता है ग्लूकोज के विखंडन से या टूटने से, तो सबसे पहले दोनों में यही बनता है। और यह एक कंप्लीट प्रक्रिया है, जिसको अगर किसी को और अच्छे से समझना है तो मुझे नीचे कमेंट करें, मैं और अच्छे से इस पर कंप्लीट वीडियो लेके आ सकता हूँ आपके लिए। तो जितने कमेंट होंगे उस हिसाब से हम फिर एक वीडियो लेके आए। अभी सिलेबस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हुए, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, वीडियो अवेलेबल है, डेट्स आप चेक कर सकते हैं, टाइम टेबल भी आपका आ चुका है, उसका भी वीडियो मैंने अवेलेबल करवाया हुआ है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं।
तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और ये आपको समझ आया होगा श्वसन, दो प्रकार के श्वसन होता है और श्वसन क्या होता है ये भी मैं काफ़ी अच्छे से आपको पुरानी वीडियोज़ में ही बताया और आज की इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतरोष्मी यानी एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एंडोथर्मिक मतलब होता है दो तरह की रिएक्शंस। अगर आपने केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर था अपना उसमें अगर पढ़ी हो तो उसमें दो तरह की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक हो हिंदी में अगर उसकी बात करूँ मैं आपसे तो उसे बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रियाएं, और एक्सोथर्मिक मतलब होती है उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। एक्सोथर्मिक क्या होती है, जब कोई रिएक्शन होती है तो उसके अंदर हमको जो है हीट बाहर निकलती है वहाँ से, या तो इसीलिए वो एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन अगर हम बात करें एंडोथर्मिक की यानी उष्मा शोषी की, तो नाम से ही पता चल रहा है उष्मा का शोषण जो अभिक्रिया में होगा, यानी कोई अभिक्रिया कंप्लीट करने के लिए हमको उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, उष्मा देनी पड़ेगी, तब जाके वो अभिक्रिया जो है कंप्लीट हो पाएगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ, एटीपी इसका सही आंसर है। और वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि जब ये रिएक्शन होती है रेस्पायरेशन की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि तो ये जो एटीपी होती है ये किसी भी अभिक्रिया में ईंधन के रूप में उपयोग आती है, ऐसी अभिक्रियाओं में जिनको जो है उष्मा देने की जरूरत है। तो ये ऊर्जा का काम करती है, एटीपी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का काम करती है। और ये एटीपी किस प्रकार बनती है, जब श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, मतलब सेलुलर लेवल पे, कोशिकीय स्तर पे जब श्वसन होता है तो ग्लूकोज का पाचन होता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यानी एटीपी निर्माण होता है, और वही एटीपी जो है हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो एटीपी जो है ऊर्जा की इकाई भी है शरीर के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज ये जो मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए आपको मेरे ख्याल से समझ आए होंगे, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर सकते हैं, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।